आप सभी का आज इस सभागार में घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जाति के ऊपर जो हमारा पैनल डिस्कशन है उसके अंदर आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो समृद्ध भारत फाउंडेशन में पुष्पराज जी आपका, गुरदीप सप्पल जी आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो समाज सदियों से वंचित रहा, शोषित रहा, पीड़ित रहा और अत्याचार की प्रकाष्ठा इतनी रही कि उनको अपनी मौत के बाद जो शव होता है उसको दफनाने के लिए, उसको जलाने के लिए जमीन नहीं मिली, तो ये वो समाज है कि जिन्होंने अपने घर के अंदर गड्ढे कर समाज से बचकर, क्योंकि समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता सदियों से, तो आज भी कई गांव ऐसे हैं कि जहां पर ये शव अपने घर के अंदर ही गड्ढा कर वहां पर दफनाते हैं। ये वो समाज है जिसके ऊपर आज आपने यहाँ पर सभी लोगों को बुलाकर इसके ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। ये पूरे देश के अंदर अगर मैं बात कहूँ तो लगभग 15 करोड़ से ज्यादा, और ये टीएनटी समाज जिसे घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जाति बोलते हैं, ये एक ऐसी जाति है जो जहां पर आपको एससी भी मिलेगा, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी भी मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि जिस तर्ज के ऊपर आज राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी आज बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, तो बहुजन आइडियोलॉजी पे काम करने के लिए जो ये डीएनटी है, जो घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जाति है, ये पूरी बहुजन आइडियोलॉजी का समावेश है। और अगर कांग्रेस पार्टी, जो मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले से लेकर और आजादी के बाद तक अगर किसी ने काम किया घुमंतु समाज के ऊपर और घुमंतु समाज के ऊपर, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं उसके दो उदाहरण देना चाहूंगा। 1871 में जब अंग्रेजों ने, और आप सब लोगों को बहुत सारे साथी जिनको घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जाति का इतिहास की जानकारी नहीं हो, तो मैं उसके बारे में आपसे साझा करना चाहता हूँ वो जानकारी। जब देश के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज यहाँ पर आकर राजा महाराजाओं का धन दौलत लूटते थे। तो जब वो जंगलों से निकलकर जाते थे, तो वहां पर हमारे समाज के लोग, जो डीएनटी जिसे बोलते हैं, घुमंतु और घुमंतु बोलते हैं, वो लोग जाबाज लोग थे, जंगलों में रहते थे। तो वो अंग्रेजों को बंदी बना लेते थे और अंग्रेजों से वो सामान जो राजा महाराजाओं से छीन कर लेकर जाते थे, वो उनसे छीन लेते थे। तो अंग्रेजों में चिंता हुई, उन्होंने बोला कि हम सबको बंदी बनाते हैं, हमें कौन बंदी बनाता है। तो जब ढूंढ मची, तो ढूंढ मचने के बाद में पता चला ये वो ट्राइब के लोग हैं कि जो अंग्रेजों को बंदी बनाते हैं। तो उन्होंने इनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया। 1871 में इस समाज की बहुत सारी ट्राइब्स के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट CTA लगाया, और उसके अंदर इतना ज्यादा सख्त कानून था वो, कि उस कानून के अंदर ये था कि जो भी इस ट्राइब का व्यक्ति है, जो उसके अंदर पुरुष है, उसको थाने के अंदर ब्रिटिश अधिकारियों के सामने अपनी हाजिरी लगानी होती थी। हाजिरी लगाने के साथ साथ अगर वो कभी अपने कारोबार के लिए अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाए, तो वहां पर भी उसको इत्तला करनी होती थी थाने में कि भैया मैं इस गांव से उस गांव में जा रहा हूं। तो जब आदमी घर पे नहीं रहेगा, आदमी थाने में रहेगा पूरा दिन, तो वहां पर महिलाओं के साथ इस समाज की शोषण शुरू हो गया, शारीरिक शोषण शुरू हो गया। तो ये बहुत एक लंबा इतिहास है प्रताड़ना का,
उत्पीड़न का और भेदभाव का। मैं ये बड़े गर्व से कहता हूं कि जब देश आजाद हुआ, देश आजाद कौन से साल में हुआ था हमारा? 1947 में। 1947 में हम लोगों को आजादी मिली थी, लेकिन इस समाज को, जो घुमंतु समाज है, इसको आजादी पंडित नेहरू जी ने 1952 में दिलवाई। एक मिनट भाई, प्लीज पहले बात सुनो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बात सुनिए। मुझे अच्छा लगा आप लोगों में उत्साह है कि आज आपके समाज के ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो आप लोगों में उत्साह है। मैं उसके लिए एक बार चाहूंगा कि जितने समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत और इनको शाबाशी भी देंगे, इनके अंदर जागरूकता है। और एक धन्यवाद पता है किसको भी देना है आपको? कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और हमारे जो पहले देश के प्रधानमंत्री थे। एक बार जोरदार तालियां पंडित नेहरू जी के लिए भी बजाइए। प्लीज बैठिए, खड़े नहीं होंगे, प्लीज आप बैठिए, प्लीज थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखिए। तो मेरा आप लोगों को ये जो तालियां मैंने बजवाई पंडित नेहरू जी के लिए, वो इसलिए बजवाई कि पंडित नेहरू जी के दिल में ये तकलीफ हुई कि देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद ये आज भी ये देश के जो ये वर्ग है, इसके ऊपर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट आज भी चल रहा है, आज भी उनको पुलिस प्रताड़ित कर रही है। तो उन्होंने उनको रिपील किया उस क्रिमिनल एक्ट को और उनको आजादी मिली। तो पूरे देश के अंदर 31 अगस्त ये समाज के लोग सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार के रूप में मनाते हैं। और उसके साथ साथ में एक और बताना चाहता हूँ, इसकी सैकड़ों उपजातियां हैं इस समाज के अंदर। उसके डिटेल में तो गणेश देवी जी से मैं कहूँगा कि तफसील से बताएंगे। मैं थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और अपने पैनलिस्ट का भी दूंगा उसके बाद में, लेकिन मैं छोटी सी जानकारी और बताना चाहता हूँ। 6 अप्रैल 1955 में पंडित नेहरू जी ने एक घोषणा की कि इस देश के अंदर जो गाड़िया लोहार है वो भी डीएनटी का एक हिस्सा है। तो वो उन्होंने कसम खाई थी कि हम कभी चित्तौड़गढ़ के किले पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो महाराणा प्रताप की फौज में थे गाड़िया लोहार समाज के लोग, तो वो अकबर से हार गए थे, तो जंगलों में चले गए। तो उन्होंने प्रण लिया कि हम छत के ऊपर, हमारी जो जिस घर में रहेंगे वो छत पक्की नहीं होगी, कच्ची छत के नीचे रहेंगे, हम लोग चरपाई पे कभी नहीं सोएंगे। इस तरीके की उन्होंने 6 शपथ ली। और वो आज भी आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर जाएंगे तो पटरियों के ऊपर कुछ जो लोहार का काम करने वाले लोग होते हैं, बैलगाड़ी की वहाँ पर उसी पे घर बना लेते हैं, ये वो समाज है गाड़िया लोहार। तो राजस्थान में भारी संख्या में है। तो पंडित नेहरू जी ने इनके लिए घोषणा की और देश के उस वक्त में 8 मुख्यमंत्रियों के साथ में वो चित्तौड़गढ़ गए और उन सब लोगों का आह्वान किया कि मेरे साथ चलो, अब देश आजाद है। और उस चित्तौड़गढ़ के किले पर हम चलकर वहां पर झंडा फहराएंगे। और पूरे देश के अंदर 6 अप्रैल को हम लोग उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। ऑल इंडिया SC/ST OBC माइनॉरिटी के हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर यहाँ पर के राजू जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं खास तौर पे उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हर साल SC डिपार्टमेंट के राजू जी के नेतृत्व में हम लोग चित्तौड़गढ़ जाते हैं और वहाँ पर गाड़िया लोहार और घुमंतु समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर हम झंडा फहरा कर आते हैं, क्योंकि ये विरासत कांग्रेस की विरासत है। इसके लिए हम क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं तो इस चीज के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इस समाज के लिए कितना बड़ा काम किया। उसके बाद में जब हमारी यूपीए की सरकार आई, यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व, हमने एक रेनके कमीशन बनाया। रेनके कमीशन
ये था कि वो सिफारिश करे कि घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जाति के लिए कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार क्या कार्यक्रम बनाए, किस तरीके से उसकी रूपरेखा बनाए कि ताकि इस समाज के लोगों को फायदा हो सके। उसके लिए क्योंकि गणेश देवी जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उसके अंदर। रेनके कमीशन बना, बालकृष्ण रेनके जी उसके चेयरमैन थे। और उसके साथ साथ में मैं फिर एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा के राजू जी का कि मैंने ये प्रपोजल रखा कि जो ये घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जाति के लोग हैं, ये सब्जेक्ट सोनिया गांधी जी के बहुत दिल के करीब है और वो चाहती है कि समाज के ऊपर काम किया जाए। तो हमने एआईसीसी में अप्रूवल लेके आला कमान का एक डीएनटी टास्क फोर्स बनाया, जिसके अंदर एडवाइजर गणेश देवी जी हैं, रेनके जी हैं, मोहम्मद सदीक साहब जो यहाँ पर बाजीगर समाज से है, सांसद है, वो उसके सलाहकार हैं। सुरेश माला जी यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं डीएनटी टास्क फोर्स के। और यहाँ पर हरियाणा, पंजाब के जो डीएनटी की टीम आकर बैठी है। हर स्टेट के अंदर हमने गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हिमाचल में, हर जगह पर, जेएनके में, हर जगह पर डीएनटी टास्क फोर्स का एक यूनिट खड़ा किया है। तो आप जो डीएनटी समाज के यहाँ पर आकर अभी डीएनटी एकता जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये चीज़ का आपके लिए भी एक छोटा सा एक निवेदन करूँगा। आरएसएस आपके समाज के बच्चों के ऊपर काम कर रही है और वो क्या काम कर रही है? आपका भगवाकरण करने का काम कर रही है, सेफ्रेनाइजेशन करने का काम कर रही है। जो आपकी कॉलोनीज है वहाँ पर आरएसएस के लोग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोटा सा लालच देते हैं, कभी किताबें देने का, कभी खाना खिलाने का, और उसके बाद में वो अपनी आरएसएस की शाखाओं में उनको आमंत्रित करते हैं, वहाँ पर उनको बुलाते हैं। तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा, जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि मेहरबानी करके इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। ये समाज हमारे लोग हैं, ये इस समाज के लोग, और इनको संभाल के रखना, इनको बचा के रखना, इनकी विरासत को बचा के रखना कांग्रेस जन का होने के नाते और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले गणेश देवी जी से, जो राइटर हैं, एकेडमिशियन हैं, एक्टिविस्ट हैं, एडवाइजर हैं घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जाति डीएनटी टास्क फोर्स एआईसीसी के, कि वो आए और इस सब्जेक्ट के ऊपर जो आज समृद्ध भारत फाउंडेशन ने, जिसके लिए धन्यवाद मैं पुष्पराज जी का और गुरदीप सप्पल जी का पहले कर चुका हूँ, जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया उसके ऊपर प्रकाश डालें, दिशा दें और आगे भविष्य में हमारे को क्या करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, उसके लिए आप प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सप्पल जी, के राजू जी, पुष्पराज देशपांडे जी, और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के तरफ से डीएनटी की पूरी जिम्मेवारी उठाई है, बहुत बहुत बड़ा काम समाज के लिए जो कर रहे हैं, वो मेरे दोस्त राजेश दिलोतिया जी, मेरे साथी पैनलिस्ट और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, मैं आपके सामने 5 बिंदु, क्योंकि समय कम है, रखना चाहता हूँ। 1871 में जब लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कानून बनाया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और खास करके जो अंग्रेज़ों का फैलाव हो रहा था उसमें जो बाधा डालते थे, ऐसा अंग्रेज़ों को लगा, उन सबको क्रिमिनल बता के झूठी तरह से उनको सेटलमेंट्स में रखने का तय हुआ। 52 सेटलमेंट्स बनाई, शायद ज़्यादा ही सेटलमेंट्स हो गए। उस समय भी लॉर्ड मेयो को विरोध हुआ था, और शायद आपके पास ये पुस्तिका, उस पे जो फोटो है
शेर अली अफरादी, इन्होंने लॉर्ड मेयो को मारा था। ये 1872 की बात है। तब से 1952 तक, जवाहरलाल नेहरू का समय आने तक 70 साल ये लोग सेटलमेंट्स में रहे। कोई भी तनख्वाह मिले बगैर, कोई भी वेतन बगैर काम करते रहे। रेलवे बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाने, उसमें कितने मर गए उसका कोई हिसाब नहीं है। वो कभी रिकॉर्ड निकालना चाहिए, क्योंकि वो सब इस देश के आज़ादी के लड़त के हमारे ही देश के नागरिक थे। उनका सम्मान होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसे डीएनटी के व्यक्ति जो सेटलमेंट्स में मर गए, उनका स्मारक बनना चाहिए। एक नेशनल मेमोरियल, नेशनल डीएनटी मेमोरियल बनना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट निकाला। हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट जो कानूनी ढंग से सही है वो लगाया। उसके बाद राजेश जी ने बताया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय नेशनल कमीशन बना, एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बना जिसमें डॉक्टर अजय दांडेकर यहाँ उपस्थित है, वो भी सदस्य थे, मैं था। बात ये है कि ये केवल घुमंतु, जिसे गुजराती में विचरती जनजाति कहते, मराठी में भटके यायावर कहते, डीनोटिफाइड नोमैडिक, सवाल वहाँ तक सीमित नहीं है। आज के स्थिति में हमारे देश में बहुत सारे लेबरर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा रहे हैं, उनकी तरफ भी लोग एक सस्पिशन के साथ देख रहे हैं, संशय की नज़र से देखते हैं। दिल्ली में जितने भी बिहार से, झारखंड से, नेपाल से आए हैं, सिक्किम से आए हैं, उनको कोई गुनहगार हो इस नज़र से देख रहे हैं। कहने का मतलब, लॉर्ड मेयो ने नागरिकत्व का अधिकार छीनने का जो काम किया था, वो अंग्रेज जाने के बाद हमारा संविधान जब हमारे देश के हाथ में आया तो हर एक को समान नागरिकत्व मिलना चाहिए था, लेकिन डीएनटी को उस तरह का समान नागरिकत्व नहीं मिला। उनकी बहुत सारी एंटाइटलमेंट्स उन्हें नहीं मिली। अभी जाके इलेक्शन कार्ड मिलने लगा है। यूपीए के समय पहली बार इलेक्शन कार्ड मिला उन्हें। ये एंटाइटलमेंट कम होते जाना, यानी नागरिकत्व कम होना, जो सीए लाया था मोदी सरकार ने, उसमें भी कुछ लोगों का नागरिकत्व कम करने का, छीनने का ही काम था। संविधान बोल रहा है कि सबको समान नागरिकत्व होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत बड़ी संख्या है जिनका पूरा नागरिकत्व है नहीं, उनको पूरा नागरिकत्व देना ये कांग्रेस का नेशनल मिशन रहा है और रहेगा। और इसलिए आने वाले समय में आप राहुल जी को आप सुनेंगे तो आपको अंदाज आएगा कि आने वाले समय में डीएनटी, घुमंतु लोग, सेमी नोमैडिक, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, राजेश जी ने बताया, सैकड़ों कम्युनिटीज है। उसके साथ साथ जो कोरोना के समय रास्ते पे चलते जिनको देखा हमने और रास्ते में मर गए बहुत सारे, वो सभी कम्युनिटीज, माइग्रेटरी लेबरर्स, ये सबका इकट्ठा सोचने के लिए उनको एक नेशनल एंटाइटलमेंट, जहाँ भी जाए उन्हें स्कूल मिले, जिस गांव में हो वहाँ उनको हेल्थ की फैसिलिटी मिले, उनका व्यवसाय की सुरक्षा हो, ये सब सोच के देश के बहुत बड़े हिस्से, समाज के बहुत बड़े हिस्से का काम करने की कांग्रेस की सोच है। और ये काम आपको, हमको, सबको मिलके करना चाहिए। आज जिस ढंग से समाज रचना जिस ढंग से चली है पिछले 10 साल में, उसमें ऐसे लोगों का स्थान है नहीं। दे आर वाइप्ड आउट, दे आर मेड एज, अमर्त्य सेन ने कहा था, द लॉस्ट गर्ल चाइल्ड, ऐसे ये लॉस्ट जनरेशन है, उनको फिर से स्थापना करना, उनके लिए समाज में जगह बनाना और हक की और कुछ अधिकार की और सम्मान की जगह बनाना, ये काम हमारा, आपका, सबका मिलके है।
मैं राजेश जी को इस काम में शुभेच्छा भी व्यक्त करना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम होगा और अगर हम ये कर सकेंगे तो ही हम संविधान का सम्मान करते हैं ये कह सकेंगे। इतना कह के मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जो आपने सलाह दी गणेश देवी जी, डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। लेकिन एक छोटी सी जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूँ और आपको उसके कि आप एडवाइज़र तो जो अभी हमने बताया कि गाड़िया लोहार एक कम्युनिटी है, उनको 75,000 रुपये अपनी छत रिपेयर करने के लिए राजस्थान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो दिया करती है। हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कस किया, आपने भी उसमें सलाह दी और वो ये कहते हुए मुझे फिर खुशी महसूस हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जब उनको हमने घुमंतु और घुमंतु विमुक्त जाति के बारे में कोई बात की तो उन्होंने इस पर गौर किया। तो 75,000 रुपये से छत रिपेयर करने का जो खर्चा मिलता है DNT सर्विस गाड़िया लोअर को, उसको बढ़ा के अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसको 1.25 लाख रुपये किया। स्टेट पॉलिसी बनाई और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने उसको 100 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के लिए अलग से निर्धारित किया, जिसके ऊपर क्योंकि अभी सरकार चली गई तो अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उसके ऊपर कुछ काम करेगी, क्योंकि बीजेपी का काम, RSS का काम सिर्फ उनका भगवाकरण करने का है, उनको उनकी राह से भटकाने का है, उनका हिंदूकरण करने का है। उनका उनके विकास में अगर वो विकास हो जाएगा, उनका शिक्षा मिल जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर समझदार हो जाएंगे। तो ऐसा बीजेपी RSS नहीं चाहती है, लेकिन इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और जो आपने सलाह दी कि अभी इनके लिए नेशनल स्मारक बनना चाहिए, जो शहीद हुए हैं उनके लिए, और हमारे को मैनिफेस्टो में भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कांग्रेस, क्योंकि के राजू जी उसके मेंबर रहे हैं और आपने भी उसके अंदर सलाह दी, हमने भी अपने सिफारिश की थी, तो DNT के लिए एक स्पेसिफिक एक हमने उसमें सेक्शन डाला है कि जब हमारी सरकार आएगी 2024 में, जो भी अभी कुछ ही दिन के बाद में इसके रिजल्ट आएगा, तो उसमें हम घुमंतु, अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति के लिए हम बच्चों के लिए उनके एजुकेशन का एक खास प्रावधान करेंगे। उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर उनके एडमिशन हो, उनकी पढ़ाई लिखाई KG से लेकर PG तक उनकी फ्री एजुकेशन हो, उसके लिए हम उसमें मांग की है मैनिफेस्टो के अंदर, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि हम उसके ऊपर पूरा करेंगे। अब मैं निवेदन करूँगा हमारी एक बहन सुनीता भोसले जी, जो आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं और पारधी समाज से आती हैं, महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव हैं। इनका ये कहना था कि मुझे मराठी में बोलने दो, तो मैंने कहा फिर कोई तालियां नहीं बजाएगा, इसलिए हम कोशिश करें कि हिंदी में बात करें। मैं समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है हमको, और उसमें क्या, क्योंकि आपने बहुत लंबा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी इस समाज के लिए, तो थोड़ा उसके बारे में आप लोगों को बताएं। सुनीता भोसले जी। प्रथम तो मैं सबको सबसे जय भीम कहूँगी, और मुझे बहुत खुशी हो गई कि मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय 2-3 राज्य में गई, और पंजाब और हरियाणा के इस राज्य में मेरा पहली बार आना हुआ। हम ऐसे खानदान से हैं, ऐसे समूह से है कि हमारे पूर्वजों ने तो हम ऐसे समुदाय से है कि भारत में हमें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। हमारे यहाँ वक्ता जो है डॉक्टर गणेश जी, उनका बहुत ज़्यादा घुमंतु समाज पे काम है, और मैं महाराष्ट्र में पार्टी कम्युनिटी से हूँ और NTDNT और आदिवासी समुदाय में काम करती हूँ। तो मैंने देखा है कि बाबा यहाँ पे जमीन जंगल पे हमारा, क्योंकि आज में हमने देखा है कहीं भी हमारे NTDNT का और आदिवासी, NTDNT के बहुत सारे समाज को आदिवासी में डाल दिया है, तो बहुत सारे समुदाय
समुदाय का यही प्रॉब्लम है कि हमें रहने के लिए घर नहीं है, हमें खाने के लिए रोटी नहीं है। आज भी हमने देखा है कि रोटी के लिए बच्चों को चोरी करना पड़ता है। हमारी चोरी रोटी की है और उनकी चोरी संपत्ति की है। तो हमारे लिए ये मायने रखते हैं कि बाबा हमें रोटी की व्यवस्था चाहिए। जो भारत में से बोला जाता है कि बाबा आदिवासी या घुमंतु लोगों का ये पूरा देश है, तो इस देश में साधन संपत्ति पे अपना अधिकार क्यों नहीं है? तो हम हमारे अधिकारों में बात करते हैं और बहुत सारा जगह बोला महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति है कि जो आज भी 14 जाति जो गुनेगार माना जाता है, तो बहुत सारे गुनेगार जाति को आज भी मतलब गुनेगारी कायदा रद्द हो गया है, मगर आज भी उन लोगों को देखने का नजरिया वहाँ का गृह खाते का, यहाँ का गृह खाते का, उनको आज भी उस टीम में से उस नजरिए से देखे जाते हैं और कहीं भी चोरी हो तो उनको जेल में डाला जाता है। ऐसे हजारों अपने भाई बहन मतलब भाई सबसे ज्यादा है, तो हजारों भाई बहन हमारे जेल में है, तो उनके लिए भी आगे हमें काम करना चाहिए कि ये लोग कैसे बाहर हो। फुले शाहू अम्बेडकर के देश में मतलब फुले शाहू अम्बेडकर के देश में हमें बोला जाता है कि वादा का वादा था वाल्मीकि हो गया, तो हम ये चाहते हैं कि बाबा हमें ये स्टोरी सुनाते हैं। तो रेल में भारत आप 21वीं शतका में है और हम इंटरनेट पर आप अमेरिका से बात कर सकते हो और बहुत सारे राज्यों से बात जोड़ के बात कर सकते हैं, मगर अपने ही भाई बहन यहाँ नजदीकी कहीं जेल में पड़े हैं, तो उनके लिए भी कुछ तो काम करना चाहिए हमें। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें बहुत सारे मतलब हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे घर का मुद्दा है। सर ने अभी कहा कि बाबा छत दुरुस्ती के लिए 70,000 रुपए से 1.25 लाख कर दिया है, पर महाराष्ट्र में सर 1,20,000 में घर बनाना पड़ता है। भारतीय विकास आराखड़ा है, शहरी विकास आराखड़ा है, उस आराखड़े में बजट का थोड़ा सा कानून बन जाए, साल में एनटीडीएनटी और आदिवासी लोगों के लिए कानून बन जाता है, बजट बन जाता है, मगर वो बजट हम पे खर्च न करके मार्च एंड में वो कहीं दूसरी ओर लेकर चला वर्ग किया जाता है, तो हमारे लिए उसको हमारा बजट हम पे ही खर्च करे। और दूसरी बात ये है कि एनटीडीएनटी और आदिवासी समुदाय के लिए बहुत सारे विभाग है, बहुत सारे मतलब मंत्रिमंडल में खाते हैं, बहुत सारे महामंडल है, बहुत सारे आयोग है। चाहते हैं कि महाराष्ट्र में या पूरे देश में हमारे समुदाय के बच्चे और महिला आज बहुत होशियार है, मतलब हम सब आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, और हम ये चाहते हैं कि आगे जो भी हमारे लीगल जो भी खाता है मतलब जो भी विभाग है, तो हमारे ही बच्चों को वहाँ पे हमारे इंसान को वहाँ पे बिठा दीजिए जो करके हमारे समुदाय के लिए काम कर सकते हैं। हमने देखा है आदिवासी या एनटीडीएनटी का एक विभाग है, उस पर दूसरा गैर आदमी बिठा देते हैं और रह गया, फिर वो खाली घोषणा कर देते हैं और बाद में काम ही नहीं करते। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भी एनटीडीएनटी की और आदिवासियों की बहुत सारे लड़के लड़कियां अभी सामाजिक क्षेत्रों में है, राजनीतिक क्षेत्रों में है, सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे विविध संगठन से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आप उनको संधि दें और उनको संधि देकर हमारे समुदाय के लिए वो इंसान अच्छे से काम करेगा, यही हम कहना चाहते हो। और रही बात ये कि 1871 का कायदे की तरफ से हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी दिलाई थी, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ सर, ठीक है बोलना थोड़ा सा ये है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि कानून में वो कायदा तो खत्म कर दिया है। सच में बोलना चाहती हूँ कि कानून बना दिया है कि गुनहगारी खत्म कर दिया है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं, आज भी गुनहगारी कायदा कागज पे से हटा दिया है और आज भी वो गुनहगारी कायदा के अंतर्गत बहुत सारे एनटीडीएनटी और आदिवासी समुदायों को लेकर जेल में डाला जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सा काम हो और भविष्य में हमारे एनटीडीएनटी का और आदिवासी का जो भी महामंडल बनेगा उसमें हमारे लोग होंगे और उसके अंतर्गत बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट, जैसे हमारे अभी छोटे बच्चे हैं, लड़की है, किशोर बहन मुली है, तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम रवाए जाए, ऐसे मैं ये करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारा
मेरा मतलब मेरा मराठी का थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम था, तो मुझे पता नहीं है कि मैं अच्छा बोल रही हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि मुझे खुशी हुई आप सबसे मिलकर। आप राजेश भाऊ और जिन्होंने मेरा नाम सुझाया था वो हमारे दक्षिण छारा भाऊ। तो यहाँ पे मतलब हम किसी दृष्टि से आए हैं, तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। और आपका और हमारा महाराष्ट्र में क्या हालत है, शिक्षा का आज शिक्षा का खासगीकरण हो गया है। आज महाराष्ट्र में पूरे देश में शिक्षा का खासगीकरण हो गया है, बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं और हम सरकारी स्कूल में तो अपने एनटी के बच्चे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र या पूरे देश में सरकारी स्कूल बने और सरकारी स्कूल का बजट बढ़े और उनको डिजिटल मैसेज किया जाए, इसके लिए अपनी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम तो बोल रहे हैं संविधान मतलब मैं स्वतंत्र भारत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ पे संविधान के विषय में मुझे बोलने की संधि दी। मगर मैं ये चाहूंगी सर कि संविधान बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा है और संविधान ने हमें इंसान बनाया है। मगर संविधान पढ़ने के लिए हमें आगे होकर भी हम अंधे हैं, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर दीजिए, जो करके ये संविधान जिससे हमें इंसान बनाया है, संविधान ने हमें इंसान बना दिया है और संविधान के तहत हम काम करें। और व्यासपीठ ने और दक्षिण भाऊ ने और राजन भाऊ ने मुझे बोलने की संधि दी है यहाँ पे। तो मैं चाहूंगी कि जब भी आप मतलब यहाँ पे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन है, तो उनसे मैं एक ही गुजारिश करूंगी कि आने वाले समय में संविधान को लेकर हमें काम करना है और अपनी एनटी और आदिवासी समुदाय के लोग जो है तो उनका पूरा महाराष्ट्र का पूरा देश का एक कमेटी बनाना चाहिए सामाजिक स्तर पर और कमेटी के माध्यम से अपना पूरा जितना भी एनटी के लोगों के साथ छुआछूत या कोई केसेस होता है तो उस पर काम करना चाहिए। इतना ही मैं आप लोगों की अपेक्षा करूंगी और सबको मेरा जय संविधान, जय भीम, जय बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हिंदी में तालियां बजें आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुझाव आया कि जो हमारे समाज के लिए जो डेवलपमेंट का पैसा आता है वो हमारे लिए नहीं लगकर कहीं और लग जाता है। तो क्योंकि ये भी कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने SC/ST सब प्लान के लिए बहुत काम किया और जहां पर हमारी सरकारें थी, चाहे वो कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, राजस्थान हो, हमने SC/ST सब प्लान कानून बनवाया ताकि जो डेवलपमेंट के लिए बजट एलोकेट किया जाता है वो सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के लिए हो। एक और हमने प्रस्ताव रखा है जो रेंटे कमीशन का भी एक हिस्सा है और ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि हमारी सरकार बनेगी तो घुमंतु और घुमंतु विमुख जाति के लिए एक सेपरेट सब प्लान की भी हमने पेशकश की है, उसको हम लागू करवाएंगे। ठीक है, यू विल बी। ये जो DNT सब प्लान की रिकमेंडेशन कमीशन ने की थी, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो होता था सोनिया जी का, उसमें वो एक्सेप्ट हुई। तो जैसी नई सरकार आएगी और अब हाँ ये हमारी आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, तो DNT सब प्लान जरूर बनेगा। जब वो कमीशन बना मुझे बुलाया गया था और डॉक्टर दांडेकर और मैं मनमोहन सिंह जी से जब बात हुई उन्होंने कहा था कि आप ऐसा रिपोर्ट बनाइए जिससे आने वाले समय में IIT का डायरेक्टर भी DNT से हो। वो सब होगा लेकिन साइड लाइव चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके गुरदेव सिंह जी जो एक बहुत रिनाउंड एक्टिविस्ट हैं डीएनटी के, पंजाब में, क्योंकि पंजाब के लोग काफ़ी आए हैं यहाँ पे, हरियाणा के लोग आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो जनसंख्या है यहाँ पर लगभग 50 लाख है, जिसमें बावरिया, सासी और बाजी, बहुत सारी पारदी हैं, बहुत सारी उपजातियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारे को 2% का रिजर्वेशन मिलता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरियों के अंदर भी मौका मिला। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है, इसकी सरकार है यहाँ पर, इसकी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आपके समाज ने बहुत, नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उन्होंने, हमारे लोगों ने 50 दिन तक प्रोटेस्ट किया था कि उन्होंने 2% का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। मैं फिर आप लोगों को यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ, अलका लामा जी आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका यहाँ पर स्वागत है। हमारी महिला कांग्रेस की ऑल इंडिया की अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम में आपको के साथ में शिरकत करने के लिए आई हैं। तो लोगों को ये प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर पंजाब के अंदर दोबारा से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो जो डीएनटी का 2% का रिजर्वेशन उनको मिलता था, दोबारा मिलेगा। और अब जो राहुल गांधी जी बात करते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसको ध्यान में रखते हुए कास्ट सेंसस होगा। कास्ट सेंसस के हिसाब से विभिन्न उपजाति हैं, वो कितनी पॉपुलेशन है, उसके आप लोगों को हम हिस्सेदारी दिलवाएंगे। ये हमारी गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, राहुल गांधी जी की गारंटी है। अब मैं निवेदन करूंगा गुरदेव सिंह जी से कि आप इस रिजर्वेशन के ऊपर, उससे क्या फायदा हुआ पंजाब के अंदर हमारे लोगों को, और आगे हमें क्या करना चाहिए पंजाब में डीएनटी समाज के लिए, उसके ऊपर प्लीज आप 2 शब्द कहें, और थोड़ा टाइम का ध्यान रखें। धन्यवाद जी। हमारे एससी डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया के चेयरमैन राजेश लोरथिया जी, और सभी मंच पर सुरेश माला जी, सभी लीडरशिप, और जो पंडाल में बैठे हैं उनको सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। विमुक्त जाति ਜਾਂ ਡੀਐਨਟੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ गणतंत्र दिवस मनाने। बाकी रही गल के जेड़े विमुक्त जाति कबीले सी, जदों 31 अगस्त ने नवा नाम दिता विमुक्त जातियां, तो विमुक्त जातियां का जेड़ा मेन मुद्दा सी कि सानू असी विद्या दे विच बहुत पछड़ गए सी, क्योंकि साडे ते बंदश लगी सी पसंद करके, तो सानू वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि असी साढ़े संगठन बहुत बड़े, काफ़ी सिफारिशा हुई,
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਡਰਾਈਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 2% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 39 ਜਾਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਜਾਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 39, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 40 ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2% ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗੜਾ ਕੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਬਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਰੋਲ ਪਿਓਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ 2020 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2% ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ 2% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5% ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15/9/2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 133 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ PTT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7/9/2022 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 2% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2% ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2% ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 2% ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਡਰਾਈਵ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਸੂਟ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, 39 ਜਾਤੀਆਂ ਸੂਟ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 37 ਜਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 37 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਕੋਈ IPCS ਹੈ, ਨਾ PCS ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਰਜੇਸ਼ ਲੋਟੀਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ DNT ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ
जे साडी सरकार सेंटर 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थैंक यू सो मच। मांग है बहुत वाजिब है और उसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, 2% जो आपका रिजर्वेशन था वो वापस मिलेगा, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि जो जनसंख्या के हिसाब से आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसके लिए राहुल गांधी जी हर मंच से शोर मचा कर आरएसएस और बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि ये जो 50% का जो कैप था उसको भी हम तोड़ेंगे और जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर सभी कम्युनिटीज को हिस्सेदारी मिलेगी। अब मैं सुरेश माला जी से निवेदन करूंगा, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं डीएनटी टास्क फोर्स एआईसीसी के, कि वो क्या आपका संगठन, आप जो डीएनटी टास्क फोर्स है, किस तरीके से आप सबको जोड़ने का काम करें सामाजिक संगठनों के साथ, उसके बारे में बात करें। और सिर्फ 2 मिनट की बात करें, क्योंकि समापन प्रोफेसर साहब से करेंगे। धन्यवाद। साथियों, ये प्लीज आइए जरा प्लीज क्लियर कर दीजिए ताकि हम लोग पैनल डिस्कशन जारी रख सके। आप प्लीज बैठ जाइए, बहुत अभी हॉल खाली है, आप बैठ सकते हैं प्लीज। जो फर्स्ट हमारे साथियों से अनुरोध है, प्लीज हमारे साथियों से अनुरोध है कि प्लीज वो जरा खाली कर दे। आते आप करिए। थैंक यू। साथियों, आज बड़ा हर्ष का दिन है कि आज़ादी के उपरांत से अब तक ऐसे बड़े मंच पर डीएनटी की आवाज़ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एक बहुत बड़ा स्वाभिमान दिवस बनाकर प्रांगण में स्वाभिमान दिवस बनाया गया। मैं सबसे पहले अपने आदरणीय बड़े भाई केराजू साहब, भाई राजेश सिलोटिया जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस वंचित समाज का जो उन्होंने हाथ पकड़ा और राजनीतिक मुख्य धारा से जोड़कर और अब हमारी सरकार आ रही है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम हमारे केराजू साहब और हमारे राजेश सिलोटिया साहब इस 66 जाति के लोगों को, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अंतिम पंक्ति में खड़ा वो समाज, वंचित समाज जो आज भी त्रिपालों में रहने पे मजबूर है, कच्चे घरों में रहने मजबूर है, उन लोगों की आवाज बनकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस बात का भी धन्यवाद है कि शायद इतनी स्पीड से विकास के लिए कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए नहीं सोचता, लेकिन राजेश सिलोटिया हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्होंने, मेरे इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, मेरे से पहले मेरे वक्ताओं ने इतिहास को बता दिया है, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। 100 करोड़ के साथ साथ भाई राजेश सिलोटिया जी ने एक काम बताना भूल गए कि 2500 लोगों को 100 गज के मकान, उनके घर मकान बनाकर उनको देने का काम राजेश सिलोटिया जी ने किया। तो भविष्य का जो प्लान है वो ये है, मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि देश के अंदर 11 करोड़ से अधिक
रेणके आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और आज 2024 हम सबको कांग्रेस को सपोर्ट करना है। सरकार हमारी बनेगी, सरकार बनाने वाले आप लोग हैं। तो जैसे हमारे नेताजी माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि 50% का जो बॉर्डर इन्होंने रखा हुआ है उसको तोड़ दिया जाएगा, और रेणके आयोग की रिकमेंडेशन में 10% सेपरेट आरक्षण का प्रावधान है। उसको जब वो 10% का आरक्षण मिलेगा तो 3rd शेड्यूल भी बनाया जाएगा। उसके लिए हमारे जो माननीय के राजू साहब है और हमारे राजेश लोटिया जी साहब है, इनका हम जिंदगी भर एहसान बंद रहेंगे। एहसान, इतना बड़ा एहसान हम पर किया है माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हमें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 5 साल 16 दिन बाद जब उनको पता चला, देश आजाद होने के बाद हम बीड़ो जंगलों में रह रहे थे, तो तुरंत प्रभाव से उसको खत्म किया और हमें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। अब इस वर्ग को पॉलिटिकल विचारधारा से जोड़ने के लिए टास्क फोर्स जो बनाया गया है, वो टास्क फोर्स इसलिए बनाया गया है कि गुरिल्ला युद्ध करने वाली जनजातियां हैं, वो निडर जाती है, इसलिए टास्क फोर्स बनाया। फोर्स का नाम दिया भाई राजेश लोटिया जी ने। तो पूरे देश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष और जैसे कांग्रेस पार्टी के सभी विभाग काम करते, इस प्रकार ये विभाग गठित किए जा रहे हैं। इसमें पाल है, बघेल है, धनगर है, बावरिया है, सांसी है, बदिया है, बहुत सारी ऐसी जातियां, 666 जातियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपने कबीलों में जाकर एक मैसेज दे दो कि वो 50% का जो दरवाजा है वो टूटने वाला है, और 10% रिजर्वेशन जैसे कि रिकमेंडेशन के आधार पर हमें रिकमेंड किया गया है, वो भी हमें बहुत जल्द राजेश भाई और के राजू के माध्यम से मिलेगा। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे कि आम आदमी पार्टी ने जो 2% रिजर्वेशन किया, खत्म किया है, अपना खून तक इन लोगों ने बहा है। 90 दिन तक लगातार प्रोटेस्ट किया, सभी जिला कलेक्टर का प्रोटेस्ट किया, मंत्रियों के, उसके बावजूद भी भगवंत मान की सरकार ने इन लोगों पर जुल्म और अत्याचार किया और पुलिस से डंडे और लाठियां बरसाकर इनको खदेड़ने का काम किया। तो साथियों, मैं लास्ट एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोगों को भी ये जो मनुवादी सरकार है, ये मनुवादी सरकार है, इनको भी लाठी डंडों से अपनी वोट से खदेड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं अंत में निवेदन करूंगा डॉक्टर अजय दानकर जी से। प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं, एक्टिविस्ट हैं, और जब रेणके कमीशन के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट में थी, मैं अब चाहूंगा कि समाप्त करने के लिए आप ही काम करें अजय जी, और उसके बाद में हम जितने पैनलिस्ट हैं सब लोग, और पुष्पराज जी एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी पैनलिस्ट आएंगे, जितने पैनल होंगे यहाँ पर, सब लोग एक फोटो इस संविधान की किताब के साथ में खड़े होकर जरूर आए, क्योंकि राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूरे देश में एक बीड़ा उठाया है कि संविधान बचाना है। अगर इस देश को बचाना है, SC ST OBC को बचाना है, तो हमें इस संविधान को बचाना है। तो मैं सभी पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा फोटो खींच, और अजय जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको समाप्त करें। राजेश जी धन्यवाद। प्रोफेसर देवी, राजू साहब और पुष्पराज, आखिरी बोलने का फायदा ये होता है कि ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कही जा चुकी है। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। अंग्रेज़ों ने 200 जनजातियों को डिक्लेयर कर दिया कि गुनहगारी रूप की हैं, तो इनके आने जाने के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, और ये कानून 1871 में बनाया, 1952 में। इसके बाद का इतिहास सबको मालूम है। यूपीए के दौरान दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया प्रोफेसर देवी की अध्यक्षता में, और एक रेणके आयोग का निर्माण किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा,
और उन दोनों की रिपोर्ट्स भारत सरकार को दी गई थी। उसके बाद समय नहीं मिला, एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी और एक कागज बनाया गया था कि जिसमें काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस की गई थी। अब समय आ गया है कि उन सारों के ऊपर काम हो। 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात ये कि तीसरी सूची संविधान में बनाई जाए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन नहीं होता, एक आवाज़ यूनाइटेड तरीके से सबके सामने नहीं आती। भारत में करीब करीब 10 से 15% संख्या DNT समाज की है, ऐसा हम मानते हैं। तो इनको एक मंच पे आवाज़ में लाना है, तो इन्हें लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में और ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कास्ट सेंसस होना बहुत ज़रूरी है। और कास्ट सेंसस हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी मांग है जो उठाई गई है राहुल जी के द्वारा, और ये पूरी होनी चाहिए और नई सरकार में कास्ट सेंसस करना चाहिए। इसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन संविधान में संशोधन करके लाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट जिसका जिक्र देवी साहब ने किया था, उस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट अंग्रेज़ों ने बनाया था 1924 में, और चूँकि क्रिमिनल ट्रायल एक्ट को हटाना था तो ये कानून शायद आँख से रह गया। इसे हटाना ज़रूरी है। कोई भी हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होता है, ऐसा हम सब मानते हैं। और तीसरी बात जो भी इस श्वेत पत्र में लिखी है कि DNT सब प्लान जो नीति आयोग की मांग थी, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो बनाया था उनकी मांग थी, तो एक ट्राइबल सब प्लान के धरती के ऊपर एक DNT सब प्लान बनाया जाए, जिसमें बजट्स में उस तरह से उसका प्रोविज़न हो ताकि उस बजट को कोई हाथ न लगाए और वो अच्छे कामों के लिए सब प्लान में जो मांगें रखी गई हैं, जो समाज की जो मांगें हैं, उन पे खर्च हो। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और अगर ये 3 चीज़ें हो जाती हैं तो DNT जो 1952 में मुक्त हुए लेकिन फिर भी बंधनों में जकड़े रहे, उन्हें पूरी आज़ादी मिलने में ये सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। ये चर्चा पूरी होने आई है, मैं खड़ा रह के, ये मेरे हाथ में संविधान है, उसमें कलम 340 मैं पढ़ता हूँ संविधान में क्या लिखा है। और कांग्रेस की इसके बारे में पूरी प्रतिबद्धता है, इसलिए आप बहुत सूक्ष्मता से सुनिए। राष्ट्रपति, ये कलम 340, राष्ट्रपति भारत के राज्य के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि के पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन ऐसे वर्गों के जिन्हें कठिनाइयों को वो झेल रहे हैं, उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में, और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे, और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेशों में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ 2009 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये निश्चित किया था कि 340 के अंदर, आर्टिकल 340 के अंदर हमारे देश के लिए DNT के लिए परमानेंट आयोग होना चाहिए। और अब जो सरकार बनने जा रही है तो ऐसा आयोग जरूर आएगा जिससे देश के सभी DNT के लिए हमेशा के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। और ये बहुत ऐतिहासिक चेंज, बहुत बड़ा कदम हमारे देश में आएगा।
ये संविधान में लिखा है और संविधान सम्मान सम्मेलन में इसकी याद दिलाना ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने किया। अब अंत में इसको समापन करते हुए मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि संविधान की किताब एक तो अपने हाथ में लेकर हम फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट अंग्रेजों ने घुमंतु और घुमंतु विमुख जाति के लोगों को क्रिमिनल बोला, लेकिन हमारे लिए वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इस देश को आज़ाद कराने में उनका भी खून बहाया गया है, उनकी शहादत हुई। उसमें से एक ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसका जिक्र गणेश देवी जी ने किया। शेर अली अफरीदी, ये एक ऐसा जाबाज था। जब लॉर्ड मायो ने एक कानून बनाया, क्रिमिनल एक्ट बनाया और लोगों के ऊपर अत्याचार किया, तो इसने निकोबार में जाकर उसकी हत्या की और ये बताया कि हम जाबाज लोग हैं, तुम्हारी प्रताड़ना से, तुम्हारे उत्पीड़न से हम डरने वाले और खौफ खाने वाले नहीं। तो आप लोग जो डीएनटी के सपोर्टर्स हैं, डीएनटी समाज से संबंध रखते हैं, ये बताना चाहता हूँ कि आप जाबाज लोग हैं, आपकी रगों में क्रांतिकारी खून है। इसको हल्का मत पड़ने दीजिए, अपनी आवाज मजबूत तरीके से उठाइए और कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार तालियों के साथ पैनल का संबोधन कीजिए। फोटोग्राफर आप जरा प्लीज एक